नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, मुझे पता नहीं चला कि एरर सोर्स क्यों आ रहा है। फिर आपने कमेंट किया तो मैंने जाकर उसको चेक किया और उसका अब समाधान हो चुका है। अब ठीक है, एक बार कमेंट करके बता दीजिए ऑल इज़ वेल, ठीक चल रहा है। बताइए क्या सीन है, मैं आगे बढ़ूँ। देखो, आज शानदार टॉपिक करने वाले हम यहाँ पर भूगोल में चिंतन फलन, पैराडाइम इन ज्योग्राफी, राइट। क्लास अटक रही है, अब नहीं अटकनी चाहिए। सुबह सुबह क्या दिक्कत आ रही है, आज इतनी एनर्जी के साथ क्लास लेने वाले थे, मस्त। एक बार वापस चेक करिए, या एक बार वापस आप आउट होकर क्लास में, मतलब अपने ऐप से बाहर जाकर वापस क्लास ऑन करिए। एक बार वापस जाके क्लास ऑन करिए तो मेरे हिसाब से चल जाना चाहिए, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो टॉपिक है पैराडाइम इन ज्योग्राफी, भूगोल में चिंतन फलन, पैराडाइम इन ज्योग्राफी बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और पैराडाइम जो होता है, चिंतन फलन जो होता है, एक विचारधारा होती है उस विषय विशेष की जिसको हम पढ़ते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पैराडाइम है, जो एक चिंतन फलन है, इसकी शुरुआत कैसे होती है किसी विषय में, इसका जो है एक प्रखर रूप निकल कर कब सामने आता है और कैसे ये वर्दी करता है, पैराडाइम होता क्या है, पैराडाइम में परिवर्तन कैसे होता है, नया पैराडाइम कैसे बनता है, न्यू चिंतन फलन किसी विषय में कैसे आता है, और पैराडाइम की अवस्थाएं क्या होती है, इस पैराडाइम को देने वाला व्यक्ति कौन है, इन सब के बारे में अभी इस क्लास में बात करेंगे। फिर हम दूसरी क्लास, या तो आज कोशिश करेंगे आज शाम की, आज शाम का एक प्लान भी है, जो आरएस का आज पेपर है तो उसका सॉल्यूशन भी करवाना है। तो या तो कोशिश करेंगे आज शाम को ही क्लास लेने की, नहीं तो फिर 100% कल मॉर्निंग में हमारी क्लास होगी। पूरी एक रूपरेखा रखेंगे, क्या रखेंगे हम, इस पूरी एक रूपरेखा भूगोल की, स्टार्टिंग से लेकर कि कहाँ से भूगोल शुरू होता है, किस रूप में व्यावसायीकरण, प्रोफेशनलिज्म इसमें आता है, उसके बाद में कैसे कैसे कौन कौन से पैराडाइम भूगोल में आगे बढ़ते हुए वर्तमान के पैराडाइम तक क्या सीन बनता है, एक पूरी पिक्चर, कहते हैं ना, एक पूरे भूगोल का ट्रेलर हम देखेंगे। और आपको भी पढ़ना है, अपना ये जो एस.डी. कौशिक की किताब है, उस किताब में आपको पढ़ना है। बहुत शानदार पूरा टॉपिक दे रखा है, पूरी पिक्चर आपके माइंड में बन जाएगी पूरी ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। कौन सा व्यक्ति कैसे आता है, मतलब एक पूरी पिक्चर बनेगी, कौन सा करेक्टर का क्या योगदान है, किस करेक्टर की क्या सोच है, उसका रोल क्या है भूगोल को डेवलपमेंट करने में, ठीक है। भूगोल के विकास में उसका क्या रोल है, उसकी कौन सी किताब है, उसके आने से फिल्म में क्या परिवर्तन आता है, उस चीज़ को समझना है। तो वहाँ से पूरी आपकी एक रूपरेखा ज्योग्राफी के बारे में बन जाएगी। बहुत सारी चीज़ें, मतलब कई बार टुकड़ों में होती है ना, जैसे मान लो आपने एरियल डिफरेंशिएशन पढ़ लिया हार्टसोन का, ठीक है, हैटनर की कोरियोग्राफी पढ़ ली, और संभववाद पढ़ लिया, निश्चयवाद पढ़ लिया, मात्रात्मक क्रांति पढ़ ली, आधुनिकवाद पढ़ लिया, या फिर आचार परक भूगोल पढ़ लिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने अलग अलग फॉर्मेट में पढ़ ली, लेकिन उसकी पिक्चर एक क्लियर नहीं हो रही, मतलब पिक्चर के सीन आपको याद है लेकिन सारे अलग अलग याद है, उसको इंटरलिंक नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक चैप्टर ऐसा है, इसमें बहुत शानदार दे रखा है, अच्छे से पढ़िएगा, कल हम देखेंगे, पढ़ के आएंगे तो और आपको मजा आएगा। तो स्टार्टिंग की जो जर्नी है पूरी आगे तक सारी इंटरलिंक की गई है, तो वहाँ पर पूरी पिक्चर आपका जो है, जो भी सीन है उस सारे सीन का भूगोल का उसका इंटरलिंक हो जाता है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। पैराडाइम इन ज्योग्राफी। देखो, यहाँ पर सबसे जरूरी है, कोई भी विषय होता है, देखो प्रत्येक विषय होता है, उस विषय का अपना एक स्वरूप होता है, उसमें अपना एक कंटेंट होता है, उसकी अपनी एक विचारधारा होती है। अब उस विचारधारा को विकसित करने वाले कोई जंतु पेड़ पौधे तो होते नहीं है, कौन होते हैं, विचारक होते हैं। और विचारक समय के साथ बदलते हैं, जैसे समय के साथ विचारक बदलते हैं वैसे ही उस विषय का वैज्ञानिक स्वरूप चेंज होता है, उस विषय को देखने का नजरिया, उस विषय को पढ़ने का नजरिया, या उसको देखने का दृष्टिकोण, उसको पढ़ने का दृष्टिकोण, उसकी शोध समस्या का दृष्टिकोण, उस विषय विशेष का विधि तंत्र बदलता है, ठीक है। तो पूरा सीन, जैसे जैसे करेक्टर चेंज होते हैं वैसे वैसे उस विषय का या उस फिल्म का सीन भी चेंज होता है। सेम ऐसे ही किसी भी विषय में होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी वैज्ञानिक विषय हो, ठीक है, भूगोल हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे कोई भी विषय हो, उन सारे विषय में अलग अलग विचारधाराएं चलती है। जैसे आपने हिस्ट्री भी पढ़ी होगी, तो हिस्ट्री में भी कई तरीके की विचारधाराएं चलती है, ठीक है। मार्क्सवादी विचारधारा भी चलती है, और अब मैं खुद भूल गया, काफ़ी टाइम हो गया हिस्ट्री पढ़े हुए, ठीक है। तो अलग अलग विचारधाराएं चलती है, अलग अलग पैराडाइम आता है, चिंतन फलन आता है, तो लोगों को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। जैसे पूंजीवादी एक इतिहासकार भी होते हैं, ठीक है, एक सोशलिस्ट इतिहासकार होते हैं, तो वो अपने तरीके से किसी विषय को या इतिहास को गढ़ते हैं, ठीक है। जैसे वर्तमान में चल रहा है कि बीजेपी का अलग इतिहास है, वो अपना अलग इतिहास बना रही है, किताबों में चेंज कर रही है। कांग्रेस का अपना अलग इतिहास है, तो इतिहास को देखने का नजरिया अलग होता है, तो वो समय के साथ परिवर्तित होता है। ऐसे ही किसी भी विषय में
जो उसका कंटेंट होता है, उस विषय का स्वरूप होता है, उस विषय विशेष में जो विचारधारा चलती है, उस विचारधारा में जो परिवर्तन आता है, ठीक है, उस परिवर्तन को हम कहते हैं क्राइसिस। उससे पहले की जो अवस्था है एक शांत अवस्था है, मतलब एक ऐसी अवस्था आती है किसी विषय विशेष में कि उस विषय विशेष में जो कंटेंट है, जो विचार चल रहा है, उसमें सारे विचारकों के बीच में एक आम सहमति बनती है कि हाँ जो चल रहा है वो ठीक है। तो उसको ही हम पैराडाइम कहते हैं, उसको ही चिंतन फलन कहते हैं। लेकिन वो एक निश्चित समय तक चलता है। धीरे धीरे क्या होता है, उन विचारकों को लगता है कि यार अभी का जो वर्तमान का हमारी सोच है, हमारी विधि तंत्र है, हम जिस समस्या समाधान पर हम काम कर रहे हैं वो वर्तमान की सारी समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं कर रही है, इसमें कुछ ना कुछ कमी है। तो कुछ विचारकों को या कुछ नए विचारकों को लगता है कि इसमें मतलब उनको लगता है कि इसमें कमियां हैं, तो धीरे धीरे वो आलोचना करने लगते हैं। जो वर्तमान का चिंतन फलन चल रहा है उसका वो क्या करते हैं, आलोचना करते हैं कि नहीं नहीं आप जो कार्य कर रहे हैं वो सही नहीं है, इसमें ये कमियां हैं, ठीक है, वो आलोचना करते हैं। तो आलोचना करते करते यहाँ पर उनके अंदर एक असंतुष्टि आ जाती है और धीरे धीरे वो अपना नया विचार पैदा करते हैं। तो बीच में क्राइसिस की अवस्था आती है, जो बीच में एक ये जो विचार चल रहा था इस विचार की समाप्ति हो रही होती है और नए विचार का उदय हो रहा होता है और नए विचारकों का आगमन, नए कैरेक्टर्स का आगमन हो रहा होता है। तो वो विषय उसके अनुरूप आगे बढ़ता है, ऐसे विषय का डेवलपमेंट होता है। अगर थोड़ी सी मैं यहाँ भूगोल के बारे में बात करूँ, ज्योग्राफी के बारे में बात करूँ, तो आप सभी को पता है कि 1870 से पहले 1859 में एक बड़ी घटना होती है, आप सब जानते हैं, डार्विनवाद का उदय होता है, रिटर और हम्बोल्ट की मृत्यु हो जाती है, एक वाटरसाइड एरिया माना जाता है। 1859 के बाद में क्या होता है कि दो तरीके के यहाँ पैराडाइम आते हैं। एक जो मेजर पैराडाइम आता है 1859 से लेकर 1870 कि भूगोल को वापस प्राकृतिक वैज्ञानिक की तरफ धकेला जाता है कि मानव का इसमें कोई रोल नहीं है। जर्लैंड का आपने कॉन्सेप्ट देखा कि मानव का वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं किया जा सकता, इसको यहाँ से भूगोल से बाहर कर दो, राइट। तो वहाँ उसमें एक सीन क्या बनता है कि 1859 में जैसे ही पूरे, केवल ज्योग्राफी नहीं, पूरे जो है सारे विज्ञानों में एक उद्विकास का सिद्धांत आता है, वैज्ञानिक क्रांतिकारी का सिद्धांत आता है, ठीक है, अपने डार्विनवाद का सिद्धांत आता है। तो 1859 के बाद में प्राकृतिक वैज्ञानिक बनाने की एक चेष्टा चलती है भूगोल में, वो 1870 तक चलती है। लेकिन 1870 के बाद में क्या होता है, 1882 में जो अपना रेडजेल है, इसकी किताब आती है, ठीक है, एंथ्रोपोजियोग्राफी फर्स्ट, जो उसका फर्स्ट चैप्टर आता है या पहला खंड आता है, तो उसमें क्या होता है, मानव को वापस स्थापित किया जाता है। क्यों? क्योंकि रेडजेल कहीं ना कहीं पहले वाले विचारकों से असंतुष्ट है। फिर वहां से निश्चयवाद की उत्पत्ति होती है, ठीक है। पहले जो प्राकृतिक भौतिक भूगोल था उसमें परिवर्तन, साथ साथ में वो भी चलता है, साथ साथ में नए विचारक आते हैं, रेडजेल का नया उदय होता है, वो मानव भूगोल का जनक बन जाता है, निश्चयवाद की थ्योरी देता है, ठीक है। तो एक टाइम पर, मतलब एक टाइम ऐसा आता है 1880 से मान लीजिए, 1880 से लेकर 1905 तक, 1910 तक, 1905 तक मोटा मोटा, 1880 से लेकर 1905 तक सारे भूगोल के जो विचारक होते हैं उन सब में लगभग आम सहमति होती है कि निश्चयवाद ही भूगोल है, मतलब भूगोल में निश्चयवाद ही विचारधारा है और पूरा मानव का आवरण जो है, उसका पूरी गतिविधियां हैं वो प्रकृति कंट्रोल करती है। तो उस पूरे में क्या आ जाता है, निश्चयवाद आ जाता है, समझ रहे हैं आप। तो निश्चयवादी विचारधारा जो चलती है वो कम से कम 20-25 साल चलती है और उसका प्रखर रूप सामने आता है। तो उसमें जो विचारक है उनमें एक आम सहमति होती है। तो ये क्या है, निश्चयवाद भूगोल का पैराडाइम है, जिसमें क्या होता है, जो भी विचारक होते हैं उन सब में एक आम सहमति, एक स्वीकृति होती है कि हाँ भूगोल की समस्या का समाधान इस विचार से ही किया जा सकता है, और वो विचार कंटिन्यू हो जाता है। सारे उस दौरान, उस समय के सारे विचारक उसमें लग जाते हैं, उसी में कार्य करते हैं, उसी में शोध करते हैं, उसी में ही समस्या का समाधान ढूंढने की प्रयास करते हैं, राइट। अब होता क्या है, 1905-1903 के आसपास फ्रांस में नई क्रांति आती। क्रांति का मतलब है फ्रांस में नए व्यक्ति आते हैं, नए विचारक आते हैं, जिसका बड़ा नाम है लुशियन फेब्रे, विडाल डी लाब्लास, डिमांजिया, जीन ब्रून्स, ये सारे लोग आते हैं। तो विडाल डी लाब्लास आता है, वो कहता है कि ये निश्चयवादी तो गलत है, मतलब वो इन निश्चयवादियों के योगदान से क्या होता है, असंतुष्ट होता है। तो असंतुष्ट होने के कारण से वो धीरे धीरे निश्चयवाद की आलोचना करता है, अपना नया सिद्धांत देता है, अपनी नई थ्योरी देता है। तो उस असंतुष्टि से वापस जो निश्चयवाद का जो ढर्रा चल रहा था वो डगमगा जाता है, मतलब वो धीरे धीरे उसका स्वरूप कमजोर होने लगता है, क्योंकि एक विशेष समय में उसने अपना अच्छा कार्य किया, लेकिन नया समय आया, नया विचारक आए, उन्होंने संभववाद की संकल्पना को विकसित किया, निश्चयवाद पीछे चला गया, नया पैराडाइम क्या आ गया, संभववाद। तो ये कम से कम 20-25 सालों तक चला, ठीक है। फिर नए विचारक और आए, ग्रिफिथ टेलर वगैरह आए, इसके साथ ही और आए। इनको लगा कि ना तो निश्चयवाद ठीक है ना ही संभववाद ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और तो जो है नव निश्चयवाद होना चाहिए, दोनों ही विचारधाराएं गलत है। तो तीसरा पैराडाइम आता है, ठीक है। इसके बाद में और आप सबने देखा होगा, फिर 1925 में प्रदेश का भूगोल आता है,
क्षेत्र वर्णनी विज्ञान आता है, हैटनर, होर्टसोन, और हैटनर होर्टसोन के साथ कार्ल सावर की 1925 की किताब आती है द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप। तो वो इन तीनों से ही, जो पहले की विचारधारा चल रही थी, इन तीनों से ही असहमत होते हैं। वो अपनी नई विचारधारा प्रदेश का विज्ञान देते हैं, प्रादेशिक विज्ञान या कोरोलॉजिकल विज्ञान का डेवलपमेंट करते हैं, कोरोलॉजिकल साइंस का विकास करते हैं। फिर होर्टसोन आता है, ठीक है, वो 1953 तक चलता है। तो ऐसे जो सिंपल मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो सिस्टम चल रहा है ये ही पैराडाइम है। एक विशेष काल तक जो विचारधारा स्वीकृत हो जाती है वो उस विशेष समय का चिंतन फलन होता है। अब चिंतन फलन कभी भी, पैराडाइम कभी भी स्थायी नहीं होता है, वो समय के साथ परिवर्तित होता है। करेक्टर नहीं आते जाते हैं, विचारक नहीं आते हैं। पहले वाले से असंतुष्टि होगी, उसको असंतुष्टि के साथ में उसकी आलोचना होगी, तो क्राइसिस आएगा, संकट आएगा पहले वाले विचार पर, ठीक है। जो निश्चयवादी विचार चल रहा है उसके ऊपर संकट आ गया, ये संकट के माध्यम से ये विचार पीछे चला गया, अब नया विचार आएगा, उसका नाम है संभववाद, ठीक है। संभववादी विचारधारा वाले अपने पक्ष रखेंगे, अपना तर्क रखेंगे, अपनी समस्या समाधान, अपनी विधि तंत्र, अपनी अनुसंधान की नई विधियां वो अपनाएंगे। उसके आधार पर उस विषय का, चाहे भूगोल हो चाहे अदर कोई भी विषय हो, उसका वो विकास करेंगे, राइट। एक समय तक ये पैराडाइम स्वीकृत हो जाएगा उस समय के विचारधारा के लोगों में। वो मानेंगे कि हाँ, यही सबसे बढ़िया जो है विचार है, यही सबसे बढ़िया तरीका है, इस भूगोल में होना चाहिए, राइट। फिर धीरे धीरे क्या आएगा, और नए विचारक आएंगे, इससे असंतुष्ट होंगे, तो ये पैराडाइम पीछे चला जाएगा, नया पैराडाइम आ जाएगा। तो क्राइसिस पैराडाइम्स के माध्यम से ही किसी भी विषय का विकास होता है, राइट। यही क्या है, पैराडाइम का चलन है, यही पैराडाइम का सिद्धांत है। और इसी सिद्धांत को कौन देता है, थॉमस कुहन देता है, ठीक है, जिसका नाम है थॉमस कुहन। 1800 इनकी एक किताब आती है 1962 के आसपास, द साइंटिफिक स्ट्रक्चर ऑफ साइंस ऐसे करके है। तो उसमें ये अपने विचार को देता है, ठीक है। विज्ञानों के विकास का सिद्धांत इनका नाम है, मतलब पुस्तक का नाम है, हिंदी में अगर उसको कहें विज्ञानों के विकास का सिद्धांत। थॉमस कुहन अपना ये सिद्धांत देता है, पैराडाइम का कॉन्सेप्ट देता है। थॉमस कुहन कहता है कि किसी भी विषय का विकास नियमित और निरंतर नहीं होता है, मतलब सतत ऐसे ही, मतलब ग्रोथ होती ना कि ऐसे ही विषय का ग्रोथ होगा, ऐसी ग्रोथ नहीं होती है। किसी भी विषय में पैराडाइम आता है, फिर क्राइसिस आता है, पैराडाइम आता है, फिर क्राइसिस आता है। ऐसे पैराडाइम और संकट, मतलब चिंतन फलन और संकट के काल से वो गुजरता हुआ विषय विकसित होता है। सीधा नियमित और निरंतर विकास उसका नहीं होता है। कौन कहता है यहाँ पर, कुहन कहता है। इसलिए फिर वो 6 अवस्थाएं बताता है कि 6 अवस्थाएं किसी भी विषय के विकास में आवश्यक होती है और उसी के अनुरूप उसका विकास होता है। अभी देखते हैं इसको, ठीक है। नेट एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस करवा दो। चांदमल जी अब प्रयास कर रहे हैं, प्रयास पूरा है, यही प्रयास है। थोड़ी सी क्लासें बढ़ाएंगे अब, ठीक है। पहले मैं फर्स्ट ग्रेड का बैच स्टार्ट कर रहा था, मुझे लग रहा है उसको होल्ड करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। तो क्लासें बढ़ाएंगे हम। सुमन, रिसर्च मेथोडोलॉजी सेकंड टेस्ट के 2 क्वेश्चन व्हाट्सएप पर आपको सेंड किए थे पर कोई रिप्लाई नहीं मिला है। सुमन आज वापस करना, समय नहीं मिल पा रहा है बहुत। अभी देखो सरकारें चेंज हो रही है तो सरकार का बहुत प्रेशर है, सरकार की बहुत सारी योजनाओं में हम जो है, अभी कल रोजगार मेला करवाया, उससे पहले पूरे जोधपुर संभाग की जो स्कूटी वितरण कार्यक्रम करवाया। आज मुझे जस्ट क्लास खत्म करते ही अभी जाना है स्वच्छता ही सेवा अभियान में, एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर हूँ तो मुझे स्वच्छता ही सेवा अभियान करवाना है। कल 2 अक्टूबर है, कल और कार्यक्रम करवाना है, और नहीं तब तक जो है सरकार के आदेश आ रहे हैं तो उनमें थोड़ा सा बिजी रह जाते हैं, उस कारण से थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो कोशिश पूरी करेंगे। इधर टेस्ट सीरीज चल रही है तो टेस्ट सीरीज में जितना टाइम मुझे पढ़ाने में नहीं जाता उससे डबल टिबल जो है 3 गुना 4 गुना मेरा टाइम जो है टेस्ट सीरीज में जा रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा पूरी, ठीक है, जल्द ही इसको समाधान करने की। आज पहली बार लाइव क्लास देखी है सुमन यादव, इतने दिन कहाँ थे। चलिए तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए क्लास अब अटक नहीं रही होगी। तो ये जो सारा मैंने आपको कहानी एक सीन बताया, ये चिंतन फलन का है। अब इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम डिटेल से देखते हैं, कोशिश करेंगे नेट से पहले सिलेबस पूरा करने की। एकाधिक यूनिट हो सकती है, मतलब जैसे जो पूरी नहीं हो। अपने पास अक्टूबर और नवंबर 2 महीने हैं, 2 महीने में देखो ये मैं कोशिश करूंगा कि अगले 4-5 दिन में इसको समाप्त करने की। मैं इसमें इसलिए धीरे चल रहा हूँ कि उसका दायरा बहुत बड़ा है, ठीक है, और इसमें ज़्यादा फैक्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट है, इसलिए थोड़ा थोड़ा इसको क्लासें कम है। और मैं कोशिश और कर रहा हूँ कि थोड़ा सा टेस्ट सीरीज़ में मेरा टाइम कम करके और इधर पढ़ाने पर ज़्यादा वापस आए हम, क्योंकि टेस्ट सीरीज भी आपके लिए बना रहा हूँ। कोई नए बाहर वाले विद्यार्थी बहुत कम हैं, सारे जो है 500 550 लोग आप ही हैं, सारे उन पे ही काम कर रहे हैं।
सिंपली पैराडाइम मीन्स क्रिटिसाइजिंग थ्योरीज, नहीं वंदना, ऐसा नहीं है। पैराडाइम का मतलब क्रिटिसाइजिंग थ्योरीज नहीं है, पैराडाइम का मतलब है वर्तमान का स्थायी विचार, ठीक है। क्रिटिसाइजिंग थ्योरीज का मतलब होता है क्राइसिस। बहुत ध्यान से सुनना, एक शानदार इसने वंदना ने वापस क्वेश्चन किया है, हो सकता है काफ़ी लोगों के में भी माइंड में ये हो कि जो प्रचलित विचार है उसकी आलोचना करना ही पैराडाइम है, ऐसा नहीं है। पैराडाइम का मतलब होता है, देखो देखता हूं मैं, अभी आपको समझाते हैं, वापस एक बार इसको रिपीट कर रहे हैं। चिंतन फलन, पैराडाइम, चिंतन फलन। देखो चिंतन फलन जो है, प्रत्येक विषय होता है उसका अपना एक वैज्ञानिक स्वरूप होता है। अभी इसको डिटेल से देखते हैं। कोई भी विषय होता है, प्रत्येक विषय का अपना एक वैज्ञानिक स्वरूप होता है, ठीक है। इस वैज्ञानिक स्वरूप के साथ ये विषय क्या होता है, चेंज होता है या आगे बढ़ता है, ठीक है। तो प्रत्येक विषय का अपना एक इतिहास भी होता है, उस इतिहास में वो लड़खड़ाता हुआ विषय आगे बढ़ता है। जैसे भूगोल है, तो भूगोल इरेटोस्थनीज के आने से पहले ही भूगोल डेवलप हो रहा था। भूगोल कहीं ना कहीं छुपा हुआ था, कहीं ना कहीं साथ साथ में पैरेलली चल रहा था, लेकिन जब उसने ज्योग्राफी शब्दावली दी उसके बाद में उसका विकसित रूप धीरे धीरे सामने आया और वो विषय के रूप में स्थापित होना शुरू हुआ। तो ऐसे ही प्रत्येक विषय का क्या होता है, अपना एक इतिहास होता है। प्रत्येक विषय का अपना एक इतिहास होता है, जिसमें वह विषय परिवर्तनशील होते हुए, जिसमें वह विषय परिवर्तनशील रूप में क्या होता है, विकसित होता है, राइट। जिसमें क्या होता है, वो विषय परिवर्तन स्वरूप में विकसित होता है। अब क्या होता है कि प्रत्येक विषय में समय के साथ क्या होता है, उसके थिंकर बदलते हैं, विचारक बदलते हैं, राइट। देखो प्रत्येक विषय में जैसे ये परिवर्तनशील विकसित होना, उसका इतिहास बनाने वाले कौन है, उसके विचारक हैं। तो ऐसे ही प्रत्येक विषय में कुछ विचारक होते हैं जो उस विषय को क्या करते हैं, एक नया स्वरूप देते हैं, उस विषय को एक नया स्वरूप देते हैं। स्वरूप देने का मतलब है विचार। अब क्या होगा, समय के साथ विचारक भी बदलते हैं, ठीक है। समय के साथ जिस टाइम तक विचार चलता है, सब भूगोलवेत्ता उसे अपनाते हैं, वही चिंतन फलक है। बिल्कुल ठीक है सुमन, ठीक है। प्रत्येक विषय में समय के साथ जो विचारक बदलते हैं, ठीक है, सबका उनके में क्या होता है, अपना एक योगदान होता है। तो उस विषय को नया स्वरूप देते हैं और समय के साथ विचारक भी बदलते हैं। अब इन विचारकों का विचार क्या है, देखो जो विचारक है या थिंकर है, ठीक है, उन थिंकर का प्रमुख विचार क्या है, वो है विधि तंत्र, क्या है, मेथोडोलॉजी। क्योंकि मेथोडोलॉजी के आधार पर ही कोई भी विषय आगे बढ़ता है, ठीक है। अब निश्चयवाद है, संभववाद है, ठीक है, मात्रात्मक क्रांति है, ये भूगोल के क्या है, विधि तंत्र हैं, जिसके माध्यम से भूगोल की समस्याओं का समाधान होगा, भूगोल में अनुसंधान की समस्याओं का समाधान होगा। तो विचारक क्या देते हैं, विधि तंत्र स्थापित करते हैं, ठीक है। विधि तंत्र या हम कहें विचारक विधि तंत्र स्थापित करते हैं, राइट, स्थापित करते हैं। और इसके साथ में क्या होता है, ये जो विधि तंत्र होता है ये क्या करता है, अनुसंधान की समस्याओं का समाधान करते हैं, ठीक है।
तो जैसे मात्रात्मक क्रांति में क्या कहा गया कि मात्रात्मक क्रांति के माध्यम से ही, क्योंकि वो सटीक है, क्योंकि उसमें सिद्धांत बनते हैं, क्योंकि उसमें नियम बनते हैं, क्योंकि उसमें कंप्यूटराइज गणितीय विधियों का प्रयोग होता है, तो वो सटीक है। मानव को ले आओगे तो मानव तो अपने हिसाब से सोचेगा, मानव अपने जाति धर्म विचार विश्वास कल्पनाएं उसके हिसाब से सोचेगा। तो मानव से भूगोल नहीं चलेगा, भूगोल किससे चलेगा? सिद्धांतों से चलेगा, नियमों से चलेगा, और जो वर्तमान का विधि तंत्र है, मात्रात्मक क्रांति का विधि तंत्र, उससे चलेगा। तो ये क्या है, मतलब ये जो विधि तंत्र मात्रात्मक क्रांति का स्थापित किया गया है, ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि अनुसंधान की समस्याओं का समाधान ऐसी विधियों से हो सकता है। तो कुल मिला के जो विचारक होते हैं, किसी, ये जनरलाइज बात है, भूगोल की बात नहीं है, जनरलाइज है कि विचारक होते हैं वो किसी भी विषय में विधि तंत्र को स्थापित करते हैं, मेथोडोलॉजी को स्थापित करते हैं। उस मेथोडोलॉजी के आधार पर उस समय की उस विषय में अनुसंधान की समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। और जब उसमें एक आम स्वीकृति बन जाती है, कंसेंट बन जाती है, सारे विचारक, मान लीजिए 10-20 विचारक जो हैं, जो धुरंधर हैं उस विषय के, उनके बीच में आम सहमति बन गई कि हाँ, अब जो ये विधि तंत्र है ये सही है, ठीक है, इसको स्थापित किया जाना चाहिए, इसके आधार पर इस विषय को चलाया जाना चाहिए। तो वो क्या बन जाता है? कुछ समय के लिए, जब तक कि उसकी आलोचना नहीं हो, जब तक कि नया विचार नहीं आ जाए, जब तक कि नए विचार प्रभावी नहीं हो जाए, तब तक वो विचार चलेगा। वही क्या है? चिंतन फलन है, ठीक है, वही चिंतन फलन है। वो चलेगा तब तक, मतलब जब तक नए विचार नहीं आ जाएंगे, जब तक इस विचार की आलोचना नहीं होगी। इस विचार की आलोचना हो गई, इसको दबा दिया गया है नए विचारकों के द्वारा, तो क्राइसिस में ये दब जाएगा, नया विचार इसके ऊपर हावी हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा, और वो अब उस विषय को लीड करेगा। समझ रहे हैं आप? उस विषय को लीड करेगा, उसी विचार पर वो विषय आगे गति करेगा। यही क्या है? चिंतन फलन है। बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है, आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें देखो पैराडाइम क्या है। उस पैराडाइम को एक सिंपल परिभाषा में हम अगर स्थापित करें, पैराडाइम या चिंतन फलन, ठीक है, पैराडाइम या चिंतन फलन, राइट। ये क्या होता है इसको देखना है। देखो अब होता क्या है, पैराडाइम या चिंतन फलन किसी भी विषय में समय विशेष के संदर्भ में, मतलब समय के अकॉर्डिंग ही होगा, किसी भी विषय में समय विशेष के संदर्भ में जो पाई जाने वाली एक विधि तंत्र होता है, ठीक है, ये अनुसंधान की समस्या का समाधान करने का जो तरीका होता है, उसके ऊपर अगर सामान्य स्वीकृति बन जाती है तो वही चिंतन फलन है। अगर हम इसमें लिखें किसी विषय में समय विशेष में पाई जाने वाला विधि तंत्र या समय विशेष में पाए जाने वाली विचारधारा, ठीक है, समय विशेष में किसी विषय में समय विशेष में पाया जाने वाला विधि तंत्र या पाई जाने वाली विचारधारा पर जब विचारकों के मध्य सामान्य स्वीकृति या हम कह सकते हैं आम सहमति बन जाती है, तो वह विधि तंत्र उस विषय के लिए, वह विधि तंत्र उस विषय के लिए उस समय का चिंतन फलन कहलाता है या पैराडाइम कहलाता है। समझ गए होंगे आप सब लोग, राइट। जैसे निश्चयवाद पर आम सहमति बनी तो 1870 से लेकर 1900 तक का काल जो है वो निश्चयवाद का काल रहा। फिर संभववाद पर आम सहमति बनी, उसकी आलोचना हुई, उसको दबा दिया गया, संभववाद हावी हो गया, तो संभववादी विचारा 1925 तक चलती रही। 1925 के बाद में द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप आती है, किसकी? कार्ल सावर की। उसके बाद में 1925 से लेकर कार्ल सावर,
हैटनर, होर्सोन की विचारधारा 1953 तक चलती है, जब तक कि उसके ऊपर अटैक सेफर नहीं कर देता है। सेफर अपने विचारकों से अटैक करता है तो 1953 तक चलती है। 1953 के बाद में सेफर का जो एक पेपर आता है एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी, उसके बाद में ये जो है मतलब कोरोलॉजी वाला सिस्टम है या जो क्षेत्रीय वर्णनी विज्ञान है वो सारी दब जाती है। 1953 के बाद में प्रत्यक्षवाद और मात्रात्मक क्रांति की शुरुआत हो जाती है, राइट। तो ये सारा विचार क्या है, ये सारे तत्व क्या है, ये पैराडाइम है, उसका चिंतन फलन है, ठीक है। इसमें परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। किसी भी विषय के सापेक्षिक एक ये शांत अवधि होती है, क्या होती है किसी भी, अब ये तुलनात्मक है सापेक्षिक, देखो इसलिए इसमें क्या लिख सकते हैं, जो पैराडाइम है ये किसी भी विषय में सापेक्षिक शांत अवधि होती है, ठीक है। किसी भी विषय में तुलनात्मक कहें या हम सापेक्षिक कह सकते हैं, सापेक्षिक शांत अवधि होती है। शांत अवधि का मतलब है उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा नहीं होता है। 10-20 साल जो विचार चलेगा उसकी एक शांत अवधि होती है, और इसी शांत अवधि पर क्या होती है, यहाँ पर आम सहमति होती है। मतलब किसी भी विषय में सापेक्षिक शांत अवधि होती है। शांत अवधि किसकी होती है, उस विधि तंत्र की, ठीक है। उस विधि तंत्र पर क्या होती है, आम सहमति होती है। उस विधि तंत्र पर यहाँ पे आम सहमति पाई जाती है, राइट। और इस आम सहमति से क्या होता है, एक विचारधारा विषय पर प्रभावी हो जाती है, ठीक है, प्रभावी हो जाती है। उसी से ही वही क्या है, उस विषय का पैराडाइम है। एक समय में मात्रात्मक क्रांति बहुत अधिक हावी हो जाती है, तो ये उसी का क्या है, पैराडाइम है, राइट। चलिए ऑल क्लियर, आगे बढ़े। तो यही क्या है, यहाँ पर पैराडाइम है, प्रचलित पैराडाइम इसको कहा जाता है। समय विशेष में प्रचलित होता है, समय विशेष के साथ समाप्त भी होता है, नए विचारकों के साथ इसमें चेंज होता है, राइट। आगे बढ़े। अब देखो पैराडाइम में परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है, सिंपल बात है। अभी मैंने बातों में आपको समझा दिया है। यहाँ पे आगे हम बात करें, पैराडाइम में परिवर्तन कैसे होता है। पैराडाइम में परिवर्तन कैसे होता है, राइट। अब परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर क्राइसिस कहते हैं, ठीक है। परिवर्तन ही क्या है, क्राइसिस, राइट। संकट का दौर, ये संकट का दौर कैसे आएगा, क्राइसिस की अवस्था कैसे आएगी, ठीक है। देखो क्राइसिस की अवस्था क्या है, इसको हम कह सकते हैं उस विषय, संकट का दौर किस पर है, जो प्रचलित विचार है उसके ऊपर अब संकट आ गया, क्योंकि लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं, सार्वजनिक आलोचना हो रही है, नए विचार आ रहे हैं, नए विचारक आ रहे हैं, पुराने वाले विचारक धीरे धीरे मंद हो गए हैं, उनका प्रभाव कम हो गया है, और जो वर्तमान की जो प्रचलित विचार है, प्रचलित पैराडाइम है, वो वर्तमान की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है। तो धीरे धीरे ये क्या होगा, डाउन होगा, समाप्त होगा, नया विचार आएगा। यही क्राइसिस की अवस्था है, ठीक है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, क्राइसिस की अवस्था। अब इस क्राइसिस की अवस्था में क्या होगा, यहाँ पर क्राइसिस की अवस्था में क्या होता है, सिंपल है, प्रचलित पैराडाइम, ठीक है, प्रचलित पैराडाइम धीरे धीरे समय के साथ क्या होता है, समय के साथ अप्रासंगिक होता है, अप्रासंगिक होता है, और वर्तमान की समस्याओं के समाधान में अप्रयुक्त रहता है, के समाधान में हम कह सकते हैं असफल रहता है, असफल रहता है। इसलिए धीरे धीरे नए विचारों का उदय होता है,
नए विचारों एवं विचारकों का उदय होता है, विचारकों का उदय होता है जो प्रचलित पैराडाइम से क्या होते हैं, असंतुष्ट होते हैं, प्रचलित पैराडाइम से असंतुष्ट होते हैं, राइट। तो प्रचलित पैराडाइम से असंतुष्ट होते हैं, इसलिए इसकी तार्किक आलोचना की जाती है, तार्किक आलोचना की जाती है, राइट। जिससे समय के साथ नई विचारधारा एवं नए विचारक विषय के ऊपर अधिक प्रभावी हो जाते हैं, राइट। यही क्या है, क्राइसिस की अवस्था है, ठीक है। यही क्या है, क्राइसिस की अवस्था है। टीना यादव गुड मॉर्निंग। चलिए अब देखो, अधिक ये प्रभावी हो गया, तो ये जो विचारक है, ये जो विचार है, ये प्रचलित ये जो विचार है, हेलो, मैं क्लास में हूँ, वापस करता हूँ। ओके ओके ओके, ठीक ठीक है। तो आगे बढ़े। अब ये क्या होता है कि जो प्रचलित चिंतन फलन है, मतलब उस जो नया विचार आ रहा है, जो पहले चल रहा है, दोनों में अंतर्द्वंद होता है, दोनों में लड़ाई होती है, दोनों में विचारधारा की लड़ाई होती है, दोनों में समस्या समाधान के बीच में एक जो है प्रभावी होने नहीं होने की एक लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई चलती है, हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो नया विचार आया है, ठीक है, नए विचार के पास हम कहें कि नए चिंतन फलन में प्रचलित चिंतन फलन से अधिक बेहतर विधि तंत्र होता है, ठीक है। नए विचारकों के पास प्रचलित विचार से अधिक बेहतर विधि तंत्र होता है, राइट। अधिक बेहतर विधि तंत्र होता है, और यही विधि तंत्र क्या बन जाता है, ठीक है, यही विधि तंत्र न्यू पैराडाइम बन जाता है, ठीक है। यही विधि तंत्र आगे जाकर न्यू पैराडाइम बन जाता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, क्राइसिस की अवस्था कहते हैं। तो संकट का दौर है, संकट के दौर से विषय गुजरता है, एक समय विषय, ये छोटा दौर होता है, लंबा दौर नहीं होता है, ठीक है। जब क्या है, ये पुराना प्रचलित जो तंत्र है या पैराडाइम है, वो धुंधला पड़ जाता है, नए पैराडाइम पर आम सहमति बन जाती है, इसका प्रभाव अधिक हो जाता है, तो धीरे धीरे कई सालों तक फिर ये पैराडाइम चलता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, हमेशा देखो, ऐसा मत मानना, आप देखोगे कि मानव भूगोल के साथ साथ में चल रहा है, और भूगोल में साथ में भौतिक भूगोल भी साथ साथ में चल रहा है, राइट। तो कई बार ये होता है कि एक पैराडाइम पर संकट आता है, दूसरा पैराडाइम स्टार्ट हो जाता है। कई बार ये होता है कि एक पैराडाइम धीरे धीरे मंद मंद समाप्त होता है, तो दो पैराडाइम मिश्रित साथ साथ में पैरेलली भी चलते हैं, राइट। दो पैराडाइम धीरे धीरे साथ साथ में मिश्रित भी चलते हैं, तो ये चीज़ भी यहाँ पर होती रहती है, ठीक है। टेस्ट सीरीज में PDF कैसे निकलवाई टीना, उसको एक्सपोर्ट कर देना, ठीक है, एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो, आपकी गैलरी में आ जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी, उसका आप प्रिंट आउट ले पाएंगे, राइट। आगे बढ़े। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर न्यू पैराडाइम के यहाँ पर चीज़ें कैसे परिवर्तित होती है या कैसे बदलती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इस विचार चिंतन फलन के प्रतिपादक कौन है, चिंतन फलक के प्रतिपादक कौन है। जो मैंने स्टार्टिंग में कहानी बताई है सारी वही है, ठीक है।
इसके जो प्रतिपादक है देखो, थॉमस टी कुहन कहा जाता है इनको। थॉमस कुहन है इसके प्रतिपादक। थॉमस कुहन कौन है? ये अमेरिकी है। कौन है ये? अमेरिकी है, इतिहासकार भी हैं, राइट, इतिहासकार भी हैं, प्लस इनकी जो शिक्षा है वो भौतिकी विज्ञान में थॉमस कुहन की क्या हुई है? शिक्षा हुई है। भौतिकी विज्ञान में इनकी क्या हुई है? शिक्षा हुई है। तो दोनों ही हैं, ये दोनों का ही मतलब वैज्ञानिक विषय में भी अध्ययन किया है, इतिहासकार भी हैं। अब ये क्या कहते हैं कि कोई भी विषय है, आप सबने देखा होगा कि कोई भी विषय है उसका जो विकास होता है, ठीक है, उसका जो विकास होता है वो नियमित, और मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, मतलब एकदम ग्रोथ के साथ नहीं होता है, नियमित विकास नहीं होता, निरंतर विकास नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, राइट। तो जो ये थॉमस कुहन है, इनकी ये किताब आती है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, ठीक है, 1961 या 62 में आती है, ठीक है। इनकी किताब का नाम है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इनकी एक पुस्तक आती है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, ठीक है, 1962 होना चाहिए, या तो 61 है या 62, एक बार चेक कर लेना। द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन ये किताब आती है, इसे कहा जाता है विज्ञानों के विकास का सिद्धांत, ठीक है, विज्ञानों के विकास का सिद्धांत, राइट। ये कौन देता है? थॉमस कुहन देता है, ठीक है। अब थॉमस कुहन के अनुसार क्या कहता है थॉमस कुहन? यहाँ पर इस विचार को प्रतिपादक जो है वो कहता है, थॉमस कुहन कहता है कि विज्ञान का जो विकास है, चूंकि ये जो अपना सिद्धांत देता है ये वैज्ञानिक विषय के रूप में देता है कि कोई भी विषय होता है उसका वैज्ञानिक विषय के रूप में परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है। इसलिए ये कहता है विज्ञान का विकास निरंतर एवं नियमित रूप से नहीं होता है, ठीक है। विज्ञान का विकास नियमित और निरंतर रूप से नहीं होता है, बल्कि वह निश्चित एक पैराडाइम और क्राइसिस से गुजरता है, ठीक है। उसके बाद में उस लड़खड़ाता हुआ उसका क्या होता है? विकास होता है, ठीक है। नहीं होता है, बल्कि कोई भी विज्ञान पैराडाइम, चिंतन फलन एवं क्राइसिस, पैराडाइम एवं चिंतन फलन, पैराडाइम एवं क्राइसिस की क्रमिक अवस्थाओं से गुजरता है। क्रमिक का मतलब सीक्वेंस के साथ, एक नया पैराडाइम आएगा, फिर क्राइसिस आएगा, फिर पैराडाइम आएगा, फिर क्राइसिस आएगा, राइट। ये प्रोसेस उसमें ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। तो ये सिस्टम उसमें चलता जाता है, ठीक है। तो इस पैराडाइम और क्राइसिस के दौर से गुजरकर नया विषय विकसित होता है। मनीषा यादव रिकॉर्डेड क्लास देखती हूँ, उसमें कार्टोग्राफी वाली क्लास में प्रोजेक्शन वाली क्लास नहीं है। मनीषा, मैंने प्रोजेक्शन वाली क्लास करवाई नहीं है, ठीक है। इस महीने में, अक्टूबर महीने में प्रोजेक्शन वाली क्लास हो जाएगी। स्टैटिकल मेथड की कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं वो भी हो जाएंगे, ठीक है। और एक रीजनल प्लानिंग में भी शायद एक टॉपिक छूटते छूटते वो छूट ही गया, ठीक है, तो वो भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैराडाइम वाला क्या उस समय मनीषा, उस समय लग रहा था कि एग्ज़ाम अक्टूबर में हो रहा है और मुझे लगा कि ये जो है टॉपिक काफ़ी लंबा है तो इसको खींचने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो वापस नए जोश से एक नई यूनिट का स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैंने वो अपना जियो स्पेशल टेक्निक्स वाली यूनिट स्टार्ट कर दी थी, राइट। चलिए, तो यहाँ पर देखो बल्कि कोई भी विज्ञान पैराडाइम या क्राइसिस की क्रमिक अवस्था से गुजरकर ही विकसित होता है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यही क्या है? पैराडाइम है। ये क्या है? कुहन का पैराडाइम है। अब किस प्रकार एक विषय धीरे धीरे डेवलप होता है, तो कुहन यहाँ पे
विकास की पैराडाइम की 6 अवस्था बताता है। ठीक है, पैराडाइम की यहाँ पर 6 अवस्था बताता है। हेलो मैडम, 15 मिनट लगेगी। मैं आता हूँ 15 मिनट में ना, कोशिश कर रहा हूँ 10 मिनट में आने की। नहीं, वो यहाँ अम्बालाल जी होंगे, वो खोल देंगे ना। मैं अभी क्लास में हूँ, लाइव क्लास में। 10 मिनट में जस्ट आपको वापस कॉल बैक करता हूँ। ठीक, स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाना है। चलिए, तो ये सिस्टम रहता है। अब देखो, कोई भी विषय क्राइसिस से गुजरेगा, पैराडाइम से गुजरेगा, तो वहाँ पर क्या होगा। ठीक है, इसकी 6 अवस्थाएं बताता है। कुहन के अनुसार किसी विषय के विकास की क्या होती है, इसमें 6 अवस्थाएं होती हैं। राइट, इसमें कितनी अवस्थाएं होती है? 6 अवस्थाएं होती है। नंबर 1 जो अवस्था है उसका नाम है प्री पैराडाइम अवस्था। उसका क्या नाम है? प्री पैराडाइम नंबर 1। इसको चिंतन फलन की पूर्व अवस्था या पैराडाइम की पूर्व अवस्था कहा जाता है। प्री पैराडाइम, पैराडाइम पूर्व अवस्था। देखो, पैराडाइम पूर्व अवस्था की क्या विशेषताएं होती है। पैराडाइम पूर्व अवस्था में क्या होता है कि कोई भी विषय है तो उस विषय में एक टाइम क्या होता है कि जब विषय का स्वरूप निखर कर सामने नहीं आता है कि ये विषय इस रूप में आगे बढ़ेगा, तो उस दौरान क्या होती है, विषय में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, विषय में विचारों की विविधता बहुत अधिक होती है, विचारकों की विविधता बहुत अधिक होती है। मान लीजिए ज्योग्राफी है तो गणित वाला भी ज्योग्राफी में आके अपनी टांग फंसाएगा। ठीक है, इधर खगोल विज्ञान वाला भी आएगा, इधर जो है जंतु विज्ञान वाला भी आएगा, इधर पादप विज्ञान वाला भी आएगा। तो इस प्रकार जो है चीज़ें मतलब मिक्सअप होती है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, तथ्यों का संकलन बहुत अधिक किया जाता है, लेकिन विषय का विशेषीकरण नहीं होता है। सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन का दौर नहीं आता है। स्पेशलाइजेशन आता है तो भी उसका बहुत अधिक निम्न लेवल होता है। समझ रहे ना आप? तो ये प्री पैराडाइम की अवस्था जहां पर कोई विशेष चिंतन फलन, कोई विशेष विचार प्रभावी नहीं होता है, सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। राइट, तो विचारों की बहुत अधिक डाइवर्सिटी होती है, जो आया अपने विचार दे गया, उसका भी बात उसमें हमने रख ली। तो ये जो स्थिति होती है इसे प्री पैराडाइम की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्री पैराडाइम की अवस्था। राइट, तो इस अवस्था में क्या होता है, सिंपल कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। विचारों की बहुत अधिक विविधता होती है, विचारों एवं विचारकों, क्योंकि विचारक ही होते हैं विचार को देने वाले। विचारों एवं विचारकों की अत्यधिक विविधता होती है। राइट, दूसरा, इस दौरान क्या होता है विषय में, मतलब इस दौरान क्या होता है, विषय से संबंधित, ठीक है, तथ्यों या जानकारी के संकलन पर अधिक बल दिया जाता है। संकलन पर अधिक फोकस किया जाता है, बल दिया जाता है कि भूगोल है तो जो भी दिखे सारा भूगोल में लाके डाल दो, मतलब कुछ भी दिखे आपको, तथ्यों की जानकारी या उसका संकलन बहुत अधिक किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो होता है इसमें क्या होता है, विषय में विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन, विशेषीकरण का निम्न स्तर पाया जाता है। राइट, तो विशेषीकरण का निम्न स्तर कहें या स्पेशलाइजेशन होता नहीं है। तो ये जो प्री पैराडाइम की अवस्था होती है, भूगोल में कहा जाता है कि 1820 से पूर्व की जो अवस्था थी वो क्या थी, प्री पैराडाइम की अवस्था थी। राइट, अब उसके बाद में क्या आता है, प्री पैराडाइम के बाद में धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन होगा, धीरे धीरे प्रोफेशनलिज्म आएगा, धीरे धीरे व्यावसायिक अवस्था आएगी। तो दूसरी अवस्था यहाँ पे कौन सी आती है, फर्स्ट प्री पैराडाइम की अवस्था है, दूसरी अवस्था यहाँ पे व्यावसायिक दक्षता की अवस्था है। व्यावसायिक
दक्षता की अवस्था। ठीक है, इसको हम देखेंगे भूगोल में, इसको अच्छे से हम देखेंगे। ये दूसरी अवस्था है। अब इसमें क्या होता है, विषय का विशेषीकरण होता है, विषय का स्पेशलाइजेशन होता है, विशेषीकरण होता है। ठीक है, विचारक पेशेवर होते हैं, विचारक पेशेवर होते हैं। ठीक है, पेशेवर का मतलब प्रोफेशनलिज्म होते हैं। ऐसे नहीं है कि जंतु विज्ञान वाला आके भी अपने विचार दे गया, गणित वाला भी आके विचार दे गया, खगोल वाला आके भी अपने विचार दे गया, ऐसा नहीं होता है। जो प्रोफेशनलिज्म है, जो प्रोफेसरशिप है, वो धीरे धीरे यहाँ पर आती है। तो अगर भूगोल में भी देखें तो 1820 के दशक के बाद में ये व्यावसायिक दक्षता का काल स्टार्ट होता है, जिसमें रीटर सबसे पहले क्या बनता है, प्रथम प्रोफेसर बनता है। ठीक है, इसमें विचारक पेशेवर होते हैं। इस दौरान क्या होता है, एक विचारधारा अधिक प्रभावी होने लगती है। क्योंकि पहले विशेषीकरण का अभाव था तो बहुत सारी विचारधाराएं थी, धीरे धीरे एक विचारधारा अधिक प्रभावी होने लगती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, धीरे धीरे एक विचारधारा का अधिक प्रभावी होना, अधिक प्रभावी होना। तो ये जो अवस्था है, ये जो स्थिति है, इसको हम क्या कहते हैं, व्यावसायिक दक्षता की अवस्था कहते हैं। ठीक है, इसको हम व्यावसायिक दक्षता की अवस्था कहते हैं। इस दौरान धीरे धीरे विषय का स्वरूप निखर कर सामने आता है, विषय में नए विचार, जो नया विचार आया है वो अधिक प्रभावी होने लगता है। ठीक है, विषय में क्लियरिटी आती है, विशेषीकरण भी होता है, साथ में विषय की स्पष्टता भी होती है कि हाँ भाई साहब यही भूगोल है। ठीक है, विषय की स्पष्टता आती है। चलिए, उसके बाद में देखो तीसरी जो अवस्था है, इसको हम क्या कहते हैं, पैराडाइम की अवस्था, चिंतन फलन की अवस्था, पैराडाइम की अवस्था, या इसको हम चिंतन फलन की अवस्था कहते हैं। राइट, अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है सर, डेक्स्टा का मीनिंग क्या है, क्या कहना चाह रहे, मैं समझा नहीं। डेक्स्टा क्या है, डेक्स्टा कहाँ लिखा, मैंने कहीं लिखा है क्या? दक्षता, अच्छा, व्यावसायिक दक्षता, मतलब दक्षता का मतलब होता है स्किल्ड होना। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म के रूप में स्किल्ड होना, इसको हम व्यावसायिक दक्षता कहते हैं। ठीक है, दक्षता का मतलब है हम एक उसमें स्किल हो जाते हैं। जैसे मान लो मैं भूगोल का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो भूगोल थोड़ा बहुत मुझे आता है, तो मेरा थोड़ा स्किल है जो पढ़ा देता हूँ। राइट, जैसे कोई गणित का है ऐसे, या कोई लुहार है तो उसकी लुहार में जो है उसकी दक्षता है। ठीक है, स्किल पावर हम इसको कह सकते हैं। राइट, कार्य की क्षमता या कार्य की दक्षता कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पैराडाइम की अवस्था में एक विशेष विचार पर धीरे धीरे क्या होता है, सभी लोग विचारक सहमत होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, विषय का उच्चतम विकास होता है। अब विषय का उच्चतम विकास कैसे होता है कि कोई एक विचारधारा पर क्या बन जाती है, आम सहमति बन जाती है, जनरल कॉन्सेंट बन जाता है, आम सहमति बन जाती है। राइट, साथ में और क्या होता है, कोई एक विचारधारा पर आम सहमति बनती है। ठीक है, विशेष विचार को यहाँ पर सामान्य स्वीकृति मिल जाती है। ठीक है, इसीलिए इस अवस्था में क्या होता है, एक विशेष विधि तंत्र की स्थापना हो जाती है, विशेष मेथोडोलॉजी की स्थापना होती है, विधि तंत्र की स्थापना होती है। और ये क्या करता है, विषय की समस्याओं का समाधान करता है, विषय की समस्याओं का समाधान करता है। राइट, इसलिए ये पैराडाइम की अवस्था है। अब यहां पर एक सेट पैटर्न बन गया, एक सेट विचारधारा स्थापित हो गई है, एक सेट विधि तंत्र स्थापित हो गया है, यही चिंतन फलन है।
ठीक है, ये अब 10 20 साल 30 साल 50 साल कितना चले, वो डिपेंड करता है कि नए विचारक कब तक आएंगे। ठीक है, ठीक है सर, आप कोस्ट्रोविकी की एग्रीकल्चर टोपोलॉजी में एक फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर में 5 20 55 बताए। किताब में उसमें यही दे रखा है, इसलिए मैंने 5 20 55 बताए थे मनीषा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया भी था और उसको डिलीट कर दिया गया था क्वेश्चन को। ठीक है, तो मुझे 5 20 और 63 वाला कहीं कॉन्सेप्ट मिला नहीं, अगर आपने पढ़ा तो मुझे बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्या हो गया है, पैराडाइम की अवस्था हो गई। अब इस पैराडाइम की अवस्था के बाद में क्या होगा, यहाँ पर जो चौथी अवस्था है इसको हम क्या कहते हैं, पजल सॉल्विंग की अवस्था, समस्या समाधान की अवस्था है। समस्या समाधान की अवस्था है, पजल सॉल्विंग की अवस्था है, समस्या समाधान की अवस्था है। बुक में 5 20 और 60 दिया गया है, कहीं कहीं 5 20 और कल स्टूडेंट बता रहे थे 5 20 और 63 भी है। कौन सी बुक में है मनीषा, ये कौन सी बुक में है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो समस्या समाधान की अवस्था, तो एक सेट पैटर्न जो विचार को, जिस विचार को हमने अपना लिया है, अब ये विचार क्या करता है, ये उस समस्या का समाधान करता है, मतलब उस विषय से जुड़ी हुई समस्या का समाधान करता है। जो भी अनुसंधान की समस्याएं हैं, रिसर्च से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उस पर बल देता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अनुसंधान से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान विशेष विधि तंत्र से किया जाता है। विशेष विधि तंत्र का मतलब है जो प्रचलित विधि तंत्र है। ठीक है, विशेष विधि तंत्र से किया जाता है। राइट, अब इसमें क्या होता है, परिणाम पर अधिक बल दिया जाता है, मतलब कि जो समस्या समाधान हम कर रहे हैं ये परिणामों उन्मुख होना चाहिए। ठीक है, तो समाधान परिणामों उन्मुख, समाधान के परिणाम, यहाँ पे के लिख सकते हो, समाधान के परिणामों उन्मुख होने पर अधिक फोकस या अधिक बल, मतलब रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, निश्चयवाद संभववाद है, मात्रात्मक क्रांति है, तो हमें कुछ ना कुछ वहाँ पर रिजल्ट मिलना चाहिए। बिना रिजल्ट के हमने इतने लंबे चौड़े विधि तंत्र को अपनाया, उसका महत्व नहीं है। एग्रीकल्चर की फर्स्ट क्लास कब आएगी, मैं आज कोशिश करूँगा। ठीक है, आज कोशिश करूँगा, कल 100% आ जाएगी। सर जी ये आर.सी. तिवारी की एग्रीकल्चर वाली बुक में दिया है 5 20 और 60। आर.सी. तिवारी की किताब मैंने पढ़ी नहीं है। ठीक है, आर.सी. तिवारी की किताब मुझे पढ़ी नहीं है। 1 मिनट, मुझे थोड़ा सा गेट खोलना है। एक बार आप अलका गौतम की किताब में चेक करना। ठीक है, एक बार अलका गौतम वाली किताब में चेक करना क्या दिया हुआ है। ठीक है, मैं भी चेक करूँगा। अलका गौतम और अपना इसमें तो है नहीं, शायद माजिद हुसैन साहब की किताब में है ही नहीं। ठीक है, मैंने 2 ही किताब पढ़ी, एक माजिद हुसैन साहब की किताब और अलका गौतम की किताब, उससे काम चल गया है। ठीक है, तो ये आर.सी. तिवारी साहब की किताब मैंने पढ़ी नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर देखो इसका जो है ये सिस्टम चल रहा होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, क्राइसिस की अवस्था आती है। देखो 5वीं अवस्था क्या है यहाँ पर, क्राइसिस की अवस्था है, संकट का दौर है। संकट के दौर में क्या है, संक्रमण का दौर आता है, विशेष संक्रमण से गुजरता है। अब क्राइसिस क्यों होगा, प्रचलित विचार जब अप्रासंगिक हो जाता है, ठीक है, नए प्रश्नों या नई समस्याओं का प्रचलन आ जाता है, वर्तमान के पैराडाइम उसका समाधान नहीं कर पाता है। स्टार्टिंग में अभी मैंने बताया, ठीक है, लिखा भी होगा शायद। क्राइसिस की अवस्था कब आती है, जब नई समस्याएं सामने आती है जिसका प्रचलित
पैराडाइम समाधान नहीं कर पाता है। जिसका प्रचलित पैराडाइम समाधान नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब इस विचार में क्या आएगा, एक क्राइसिस आएगा, ठीक है। इस विचार में एक नया क्राइसिस आएगा। वर्तमान पैराडाइम इसका समाधान नहीं निकाल पा रहा है, तो नए विचार की उत्पत्ति होगी। धीरे धीरे प्रचलित पैराडाइम की क्या होगी, आलोचना होगी। प्रचलित पैराडाइम से क्या होगी, असंतुष्टि होगी, ठीक है। और इस यही लिख सकते हैं, असंतुष्टि और आलोचना का दौर, राइट। नए पैराडाइम की ओर झुकाव, तो धीरे धीरे नए पैराडाइम की ओर झुकाव होता है, तो धीरे धीरे क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। जैसे अगला जो स्टेप है, ठीक है, अगला जो स्टेप है इसको हम कहते हैं क्रांतिकारी, रिवोल्यूशनरी अवस्था या क्रांतिकारी अवस्था कहते हैं, राइट। क्रांतिकारी अवस्था में आप सब पता है नई चीज आती है। कोई भी क्रांति होती है वो आमूलचूल परिवर्तन करती है, सिस्टम में, सत्ता में परिवर्तन करती है। क्राइसिस की अवस्था को, इसको आगे क्या कहेंगे, क्रांतिकारी, रिवोल्यूशनरी अवस्था है, क्रांतिकारी स्टेज है। इसमें क्या होता है, आमूल परिवर्तन होता है, अर्थात प्रचलित पैराडाइम के स्थान पर नया पैराडाइम आता है, नया पैराडाइम स्थापित हो जाता है। राइट, यही क्या है, आमूल परिवर्तन, नए चिंतन फलन की स्थापना। टॉपिक का क्वेश्चन किस टाइप का होगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादातर यही आता है, सिंपल आता है। मैं थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ा रहा हूँ। या तो उसकी अवस्थाओं का क्रमिक क्रम पूछ सकता है कि कुहन ने जो अवस्थाएं बताई उनका क्रम क्या है, या यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा, या यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन आ सकता है, चिंतन फलन किसने दिया है, क्या दिया, सिंपल क्वेश्चन आता है। लेकिन ये जो टॉपिक है ये आपके माइंड में होना चाहिए, चाहे क्वेश्चन नहीं आए फिर भी आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी पिक्चर क्लियर करता है पूरे ज्योग्राफी के बारे में। राइट, तो ये आपके अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, क्रांतिकारी अवस्था में नया पैराडाइम स्थापित हो जाता है और पूर्व पैराडाइम की अवस्था समाप्त हो जाती है। ठीक है, उसकी समाप्ति हो जाती है। बस यही क्या है, पैराडाइम है, किसका, अपने कुहन का। ये 6 विशेषताएं हैं कुहन के चिंतन फलन की, बस। ठीक है, अब इसके आगे हमें क्या करना है, इसके आगे हम ज्योग्राफी में देखेंगे कि अब जो ये 6 अवस्थाएं हैं, कुहन की बुक स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन और विज्ञान के विकास का सिद्धांत सेम है, बिल्कुल सेम है सुमन, दोनों सेम ही है। ठीक है, लेकिन आप इंग्लिश वाला ज़्यादा ध्यान रखना। ठीक है, इंग्लिश वाला पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि इंग्लिश में ही लिखा गया, उसको हमने उसको विज्ञान में, हमारे जो लेखक हैं, हिंदी राइटर्स हैं, उन्होंने उसको विज्ञान के विकास का सिद्धांत बता दिया गया है। ठीक है, क्योंकि विज्ञान के विकास का सिद्धांत इस स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक मतलब स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन किताब में ये कुहन बताता है। राइट, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मैं ये बताने चाह रहा हूँ आपको कि अब जो ये जो 6 अवस्थाएं हैं, ये 6 अवस्थाएं किस प्रकार भूगोल में लागू होती है। भूगोल में प्री पैराडाइम की अवस्था क्या होती है, भूगोल में उसके बाद में जो व्यावसायिक दक्षता की अवस्था कौन सी है, भूगोल में उसके बाद में पैराडाइम की अवस्था कौन सी है, कितने पैराडाइम चलते हैं। ठीक है, न्यू पैराडाइम कैसे स्थापित होता है, क्राइसिस की अवस्था कैसे आती है, तो इसको हम ज्योग्राफी में अच्छे से हम देखेंगे। अभी थोड़ा सा मैं अगर थोड़ा सा दिखाऊँ आपको, इसका एक ट्रेलर कहें, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। ठीक है, मैं इसको आगे बढ़ रहा हूँ, ये सारे यहाँ तक हमने देख लिया। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो मैंने फ़ोटो लिया है,
ठीक है, ये कहाँ है, अपनी कौन सी किताब में दे रखा है, ये जो फोटो अपनी जो ये किताब है, हम कहें कि HD कौशिक साहब की इस किताब में शानदार दे रखा है। तो यहाँ पे देखो, पैराडाइम इन ज्योग्राफी, राइट, ग्राफ कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ हेनरिकेन्स का एक मॉडल है, उसके ऊपर 1973 के आधारित है। इंटरप्रिटेशन ऑफ कुहन्स थ्योरी एक्सटेंडेड बाय ऑथर टिल प्रेजेंट 2010 तक की अवस्था इसमें दिखा रखी है। इधर क्या है, लेवल ऑफ रिसर्च है, ठीक है, वर्टिकल अक्ष पर क्या है, लेवल ऑफ रिसर्च है, और इधर इस पर क्या है, ये टाइम है, इधर ये टाइम की अवस्था दिखाई गई है। तो यहाँ पे देखो धीरे धीरे भूगोल का विकास हो रहा है। 1820 से पहले कई चीज़ें आती है, कई विचारधाराएं आती है। 1820 से थोड़ा सा ये ग्राफ ऊपर उठना स्टार्ट होता है। देखो, तो 1820 से लेकर 1859 तक की जो अवस्था है, ये व्यावसायिक दक्षता की अवस्था मानी जाती है। इसको देखेंगे हम कल, वापस देखेंगे, अभी मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, एक सीन बता रहा हूँ मोटा, ठीक है। उस 1859 के बाद में 1870 तक एक छोटा काल जो आता है, देखो ये 1870 है, ये 1859 का काल है। इस छोटे से काल में ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है, मतलब भू आकृति विज्ञान, भूगोल को भू आकृति विज्ञान बनाने की कोशिश बहुत तेजी से होती है। 1870 से लेकर 1890 तक का काल जो है, ये निश्चयवाद का काल हम कह सकते हैं, या रेड जेल का काल कह सकते हैं, या मानव भूगोल का हम काल कह सकते हैं। उसके बाद में 1900, ठीक है, 1890 से लेकर 1924 तक का जो काल है, ये संभववाद का काल है, ठीक है, संभववाद का काल कह सकते हैं। उसके बाद में 1927 तक का काल और चलता है, काल सावर वगैरह आते हैं। 1950 तक का जो ये काल है, तो धीरे धीरे ये ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर बीच में देखो, ये बहुत अधिक परिवर्तन, कम सालों में बहुत अधिक परिवर्तन हो रहे हैं। तो मात्रात्मक क्रांति 1960 तक का काल मात्रात्मक क्रांति का काल है, धीरे धीरे और आगे 1970 तक भी माना जाता है। फिर आचारपरक भूगोल आती है, मानव केंद्रित भूगोल आती है, मानववादी भूगोल आती है, कल्याणकारी भूगोल आती है, क्रांतिकारी भूगोल आती है, नारीवादी भूगोल आती है, और कई तरीके की यहाँ पर भूगोल आती है। इसके साथ में और क्या डेवलपमेंट होता है, इसके साथ में उत्तर आधुनिक काल भूगोल आता है, ठीक है। तो ये सारे पैराडाइम का काल है, जिसमें क्राइसिस पैराडाइम का काल आगे तक चलता है। वर्तमान का जो पैराडाइम है, ये पोस्ट मॉडर्निज्म है, उत्तर आधुनिक भूगोल है, जिसमें सारे विचारों का संगम है। शानदार पढ़ेंगे कल हम अच्छे से, ठीक है। इसमें देखो फेजेस दे रखी है, फेजेस ऑफ डेवलपमेंट। प्री पैराडाइम की अवस्था है 1820, इसमें हिंदी में भी लिखा रखा है। पूर्व पैराडाइम की अवस्था 1820 से पहले, 1820 से 1859 प्रोफेशनलिज्म की अवस्था है। फिर क्राइसिस की अवस्था आमूल परिवर्तन के साथ 1859 से 1870। फिर है भू आकृति विज्ञान और निश्चयवाद पैराडाइम, दोनों साथ साथ चलते हैं 1870 से लेकर 1924 तक। फिर उसके बाद में क्राइसिस की अवस्था 1891 से 1803 तक की जो अवस्था है, वो क्राइसिस की अवस्था, किससे, निश्चयवाद से संभववाद की तरफ परिवर्तन होता है 1891 से लेकर 1803। उसके बाद में फ्रांसीसी प्रादेशिक भूगोल और संभववाद की पैराडाइम की अवस्था है 1903 से लेकर 1925 तक, ठीक है। 1925 में कार्ल सावर की जो किताब आती है, द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, उसके बाद में हैटनर, उसके बाद में होडसोन, ठीक है। तो ये फिर 1927 से 1930 में फिर वापस क्राइसिस की अवस्था आती है, और उसके बाद में क्षेत्रीय विभेदन या प्रदेश पैराडाइम का मतलब है प्रदेश का विज्ञान आ जाता है 1930 से लेकर 1945 तक, 1953 तक मान सकते हैं आप, ठीक है। तो ये उसके बाद में 1953 मतलब 45 से 53 के बीच का जो काल है, उसमें वापस क्या आता है, क्राइसिस की अवस्था आती है, ठीक है। वापस क्राइसिस आता है, सेफ जो है, पहले ये कार्ल सावर, हैटनर और होडसोन चलते हैं। कार्ल सावर, हैटनर, होडसोन के बाद में होडसोन की किताब आती है 1939 में, द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। 1953 आते आते वापस अटैक कौन करता है, सेफर, ठीक है। होडसोन सेफर का वाद विवाद चलता है। तो ये वाद विवाद एक तरीके का क्राइसिस है। तो इस वाद विवाद में जीतता कौन है, सेफर जीत जाता है। उसके बाद में सैद्धांतिक भूगोल आता है, जिसे हम मात्रात्मक क्रांति कहते हैं, 1955 से लेकर 1970 तक, राइट। फिर वापस क्राइसिस का काल आता है, क्राइसिस और नया विचार, क्राइसिस और नया विचार, फटाफट चेंजेस से परिवर्तन होता है 1970 से लेकर 1990। इन 20 सालों में बहुत सारे परिवर्तन यहाँ पर हो जाते हैं। तो क्राइसिस एवं मानव तथा मूल्यों की ओर उन्मुख भूगोल, जिसे क्रिटिकल क्रांति भी हम कहते हैं। अगला है 12वां क्राइसिस तथा उत्तर आधुनिक भूगोल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, लास्ट जो है, जो बीच वाला क्राइसिस है 1970 से लेकर 1990 के बीच में, इसमें मानववादी, आचारपरक, कल्याणवादी, ठीक है, उग्रवादी, बहुत सारे विचार आते हैं जाते हैं, ठीक है। 1990 आने के बाद जो उत्तर आधुनिक भूगोल है, वो सबका संगम है, उसका विशाल हृदय है, ठीक है। उसका जो है हृदय जो है समुद्र की तरह है, सागर की तरह है। तो सागर की तरह हृदय होना चाहिए। ये किसका है, उत्तर आधुनिक भूगोल का है, जो सारी अच्छाइयों का अपने साथ संगम कर लेता है,
राइट। तो इन सारी अवस्थाओं को हम कल डिटेल से देखेंगे, साथ साथ में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है, ये सारी पिक्चर जो है उसको हम कल क्लियर करेंगे, कल या तो आज शाम को या फिर कल, ठीक है। चलिए अभी के लिए फिर इतना ही, इसको पढ़िएगा, इस टॉपिक को SD कौशिक से पढ़िएगा, बड़ा मजा आएगा आपको, इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ना है, साथ में जो चीज़ें परिवर्तित हो रही है माइंड में पिक्चर बनाते हुए चलना है कि क्या सीन कैसे चेंज हो रहा है, कौन कौन से कैरेक्टर वापस चेंज हो रहे हैं, कौन कौन से नए कैरेक्टर आ रहे हैं, ये सारी इमेजिनेशन आपको बनानी है। आप सभी का आभार, थैंक यू, ठीक है। बहुत कॉल आ रहे हैं, मुझे जाना है, थोड़ी सफाई अभियान चलाकर आना है, ठीक है। स्वच्छता ही सेवा का जो अभियान पूरा करके आना है, हालांकि 10 बजे से स्टार्ट करना था, 10:30 हो गई। थैंक यू।